हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर नंबर 5 के लिए ये मॉडल सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 3 और क्लासेस दे रखा है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उस वीडियो को देख लेना। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि सभी लोग लाइव क्लासेस से जुड़ सके। और यह क्लासेस डेली अब आपको 7 बजे शाम में मिलेगी, इसलिए एक बार फटाफट से शेयर करके सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर बताऊंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो, लाइक करके अपनी हाजिरी बना लेना। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न आपकी क्या रहने वाली है। तो आपने जैसे पिछले ईयर में एग्जामिनेशन दिया था, वहां पर आपको ऑनर्स पेपर में देखने को मिला था कि पहले नंबर क्वेश्चन में आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, जो कि टोटल 20 मार्क का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए होते हैं और बाकी जो 9 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होता है, जिसमें से केवल 4 प्रश्नों का आंसर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चंस 20 मार्क के होते हैं, यानी कि टोटल 80 मार्क हो गए। और यहां से दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 100 मार्क हो गया। आइए आज की क्लासेस में जो हम लोग करने वाले हैं वह सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूंगा, क्योंकि रिलेटेड फैक्ट आपको नोट करके रखना है। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए फटाफट से। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए पूरे क्वेश्चंस को शिद्दत के साथ पढ़ लेना है आपको कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। तो मेरे भाई यहां पर ऑप्शन है तुर्की, फारसी, उर्दू और मगही। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कॉमेंट में जरूर बताएंगे। वैसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ऑप्शंस दे सकता है, तुर्की को ना दे करके आपको दे जाए कि चगताई भाषा। कौन सी भाषा, चगताई भाषा। तो आपको ध्यान रखना है, चगताई भाषा को ही क्या कहा जाता है, तुर्की भाषा कही जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहां पर देखिए बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर की जो आत्मकथा है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बाबर की आत्मकथा है यह जो है बाबर के द्वारा ही लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है, तो आप कहोगे बाबरनामा। क्या कहोगे, बाबरनामा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर की आत्मकथा कब लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है ये जो लिखा गया था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कब लिखा गया था, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में लिखा गया था। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर के इस आत्मकथा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखोगे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग सारे फैक्ट को अपने कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है खानवा क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए कमेंट करके बताइए, यदि आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन कहता है खानवा क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है खानवा जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। जितनी भी जानकारी आपको इन दोनों युद्ध के बारे में पता है आप कॉमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रश्न से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, जब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह किसके और किसके बीच हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है यह किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, क्या याद रखोगे, अहमद शाह अब्दाली। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह सदाशिव राव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, सदाशिव राव के बीच हुआ था। ठीक है, सदाशिव राव जो थे यह कौन थे, तो एक मराठी सेनापति था। फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन जीत गया। ठीक है, किसकी विजय हुई। तो आपको ध्यान रखना है अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ और सदाशिव राव जो कि एक मराठा सेनापति थे, इनका क्या हो गया, हार हो गया। ठीक है, जीता कौन, तो जीता अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बैरम खां किसके सेनापति थे।
बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या शेर शाह के? फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो बैरम खां जो थे सेनापति है किनके थे? अकबर के सेनापति थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आप आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, निश्चित पूछा जाएगा क्वेश्चन। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? याद रखिएगा, शेर शाह का मकबरा जो है आपके बिहार में है, और बिहार में कहाँ पर? तो सासाराम में है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो शेर शाह के मकबरा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। शेर शाह का मकबरा यदि आपसे पूछा जाए कब बनाया गया, तो याद रखिएगा यह बनाया गया 16 अगस्त 1545 ईस्वी में। कब बनाया गया मेरे भाई? 16 अगस्त 1545 ईस्वी में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शेर शाह के मकबरा को डिजाइन किसके द्वारा किया गया, क्या पूछा जाए? डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो डिजाइन करता कौन थे? याद रखोगे, अलावल खान। कौन थे भाई? अलावल खान के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह कब होता है? 1556 ईस्वी में, 1566 में, 1579 में या फिर 1576 में? कमेंट करके बताइए फटाफट से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग पूरा स्टार बनाकर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह किसके बीच हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप। किसके बीच? महाराणा प्रताप और किसके बीच? तो अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन सकते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई, तो देखिए महाराणा प्रताप जो थे या उतनी शक्तिशाली सेनाएं इनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में कभी हार नहीं माना, पीछे नहीं हटा। और अकबर के पास तो सेनाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, तो इस युद्ध को पूरी तरह जीत नहीं पाया। अर्थात कहने का मतलब यह जो युद्ध था यह अनिर्णायक था। इसमें किसकी हार या किसकी जीत हुई इतिहासों में इसका वर्णन न किया गया है। इसलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है यह कब होता है? 1576 में होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस देखिए। 7वां नंबर क्या है? बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? ठीक है मेरे भाई, ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा जो आपका स्थित है वह कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया गया, तो याद रखिएगा 1602 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1602 ईस्वी में। फिर यदि पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। फिर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा जो है वह बुलंद दरवाजा है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा को किसके रूप में जाना जाता है, तो आप ध्यान रखोगे जीत के प्रतीक के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? जीत के प्रतीक के रूप में बुलंद दरवाजा को जाना जाता है। तो कुल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन 8वां कहता है जहांगीर की मृत्यु कब हुई। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई। यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होती है। अब यहां पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जहांगीर का जन्म कब होता है, ठीक है, जहांगीर का जन्म कब होता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का क्या होता है? जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कबीर के रचनाओं का संग्रह किसने किया। कबीर के जो जितनी भी रचनाएं थी उन्हें संग्रहित किसके द्वारा किया गया? धर्मदास के द्वारा या रामपाल के द्वारा या रामानुज के द्वारा या गुरु नानक के द्वारा। तो याद रखिएगा मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मदास के द्वारा क्या किया गया था? तो कबीर के रचनाओं का संग्रह किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। लाइव में डेली कम से कम कोशिश रहिए कि 50+ स्टूडेंट रहेगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा स्थित है मेरे भाई वो कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, तो यह भी ध्यान रखना अकबर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और यदि पूछ लिया जाए कब बनाया गया, तो 1586 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1586 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए अब बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस
आज आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस कहता है दीन ए इलाही क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अथवा में देखिए इसी को दूसरे शब्दों में भी, दूसरे भाषाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि अकबर के धार्मिक नीतियों का आलोचनात्मक वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर इसको आप प्रिपेयर कर लोगे। इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है मैं आपको कंप्लीट यहां पर बताऊंगा। साथ में इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी आपके पेपर्स हैं, पेपर नंबर 5, 6, 7 और 8, सभी के आपको 8-8 सेट की क्लासेस मिलेगी। 8-8 सेट में आपको क्या है तो इन सभी का एक कंबाइंड पीडीएफ में बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप एक बुक की तरह उसे क्या कर सको तो प्रिंट आउट कराकर अपने पास रख सको, तैयारी कर सको। आइए इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए अकबर की जो धार्मिक नीति थी या फिर अकबर का जो विचार था वह पहले से ही क्या था तो उदार, व्यापक और महान था। इन्हीं सभी कारणों से अकबर जो है मेरे भाई ये महान शासकों में माने जाते थे। कालांतर में क्या हुआ तो उनका जो है अकबर का विभिन्न धर्मों के मानने वाले संत से, धर्मगुरु से, इन सभी से मुलाकात होती है। ठीक है, जैसे ही मुलाकात होती है क्या होता है उनके अंदर जो है धार्मिक नीतियां और भी विकसित हो जाता है, और जिसके प्रभाव से क्या होता है उनका दृष्टिकोण और भी उदार होता चला जाता है, धर्म के प्रति उनकी निष्ठाएं और भी गहरी होती चली जाती है। अब देखिए आगे जो है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन में था कि दीन ए इलाही क्या है, तो समझिएगा दीन ए इलाही क्या है। तो दीन ए इलाही की सबसे पहले स्थापना कब होती है तो मेरे भाई 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है। और यह एक ऐसा धर्म बनाया गया जिसमें सभी धर्मों को एक समरूप धर्म बनाया गया। क्या बनाया गया, एक समरूप धर्म, सभी को एक समान प्रधानता दी गई। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है ना, इन सभी को एक समरूपता में बांधने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। ठीक है, इसमें प्रमुखता जो धर्म थे वह हिंदू और मुस्लिम धर्म थे। इसके अलावा इसमें पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था दीन ए इलाही के अंतर्गत। आइए बात करते हैं कि दीन ए इलाही की विशेषताएं क्या है। ठीक है, दीन ए इलाही की जो विशेषताएं हैं वह कुछ इस प्रकार से थी। पहला नंबर पॉइंट आपको लिखना है, ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर व नेता है। ठीक है, ये उनका मानना था, ये दीन ए इलाही की विशेषताएं थी। दूसरा, सभी सदस्यों को अकबर को साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था दीन ए इलाही धर्म के अंतर्गत। आगे देखिए अगला नंबर पॉइंट्स में आपको लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर भोज का आयोजन करता था। दीन ए इलाही में जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए थे वो सभी क्या करते थे, अपने जन्म दिवस पर भोज का आयोजन करते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, इस धर्म के अनुयायियों को मृत्यु के बाद दिए जाने वाले श्राद्ध को भी स्वयं अपने जीवित रहते हुए करना पड़ता था। यानी कि सिंपली है कि यहां पर यह था इसमें निहित कि जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उनकी श्राद्ध क्रिया होती है, लेकिन इसमें क्या है मरने से पहले ही उनकी श्राद्ध क्रियाएं पूर्ण की जाती थी। आगे देखिएगा, आगे पॉइंट्स में क्या है तो इसके अनुयायियों के लिए मांस खाना निषेध था, यानी कि मांस खाने पर क्या था, वर्जित किया गया था। ठीक है, आगे देखना, अगला देखो क्या है, अगला पॉइंट्स में आपको लिखना है, इस धर्म के अनुयायियों सूर्य व अग्नि देवता की उपासना करते थे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस क्या पूछी जा सकती है कि अकबर क्या कहते हैं, दीन ए इलाही धर्म के, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म के जो लोग थे वह किसकी उपासना करते थे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, सूर्य व अग्नि की उपासना करते थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट्स क्या हो जाता है तो अगला पॉइंट्स लिखना, इस धर्म को रविवार के दिन ही स्वीकार किया जाता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इस धर्म को स्वीकार करूं तो वह केवल रविवार के दिन ही इस धर्म को स्वीकार कर सकता था। तो कुल मिलाकर जो है यह आगे भी देखिए, आगे ये विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बढ़िया से पढ़ लेना है। यद्यपि क्या हुआ तो दीन ए इलाही को ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और यह असफल हो गया। इन सभी विशेषताओं के कारण देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है और बहुत सारे लोग जिसको खराब भी लगता है। तो इसमें क्या हो गया तो अकबर को असफलताएं मिली, किंतु फिर भी सम्राट अकबर जो है नवीन प्रशंसनीय प्रयोग था। ठीक है, ये अकबर का क्या था तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग था। बाकी देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति उदार, सहिष्णु तथा
प्रजावत्सल थी, जिससे अकबर को अपनी संपूर्ण प्रजा का समर्थन प्राप्त हुआ और इतिहास में अकबर प्रसिद्ध हो गया। समझ गए मेरे भाई। आपको अगर ऑब्जेक्टिव की देखिए पीडीएफ किसी को मिलती है तो इसके आंसर के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख लेना है, ऑब्जेक्टिव की आंसर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आखिरी में एक बार जरूर कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।